नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप? मैं एक बार फिर प्रदीप तेजवानी प्रज्ञान एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, हिंदी की सीबीएसई की कक्षाएं लेकर। और कक्षा 10 के छात्र मेरे साथ बिल्कुल तैयार हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से अपनी रूपरेखा समझा रहा हूं कि पिछले 2 या 3 वीडियोस डाले हैं। उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दी। दूसरे वीडियो में मैंने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में से पहला पाठ सूरदास के पद आपको समझाया। उसके बाद तीसरे वीडियो में मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जानकारी दी। ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप किसी भी लिंक को टैप करके आप प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आपकी कक्षा 10 से संबंधित सभी कक्षाएं वहां पर उपलब्ध रहेंगी। रही बात कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैंने वीडियो डाल दी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। आपको आसानी से ये पता पड़ जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं एक दिन व्यस्त था और अब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं हमारा अगला पाठ लेकर, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। यह हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का तीसरा पाठ है पद्य खंड का और इसका नाम है आत्मकथ्य। पाठ क्या है इसके बारे में हम फिर से विवेचन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आत्मकथ्य क्या होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने 2 चीजें जरूर पढ़ी होंगी, एक तो बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। अब आप कहेंगे सर, इस आत्मकथा और जीवनी में डिफरेंस क्या है? देखिए, अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखें तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, जिसमें ऑटो शब्द लगा है, ये एक आत्मकथा है। और इस ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है और इसमें जीवन के अनेक अच्छे बुरे सारे अनुभव, वास्तविकताएं, अपने सुखद अनुभव, अपने दुखद अनुभव सभी सभी को बारीकी से शामिल करने का प्रयास करता है। दूसरी होती है जीवनी, जिस जीवनी को कुछ और व्यक्ति जो आपसे प्रभावित होते हैं, जो आपसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो लोग उस जीवनी को लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें उस व्यक्ति को जिसके बारे में जीवनी लिख रहा है, यानी अपने आदर्श की केवल अच्छाइयां ज्यादा नजर आती हैं। उनके कटु अनुभवों को या उनकी दुख को, उनकी पीड़ा को वो उस जीवनी में सम्मिलित नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रस्तुत पाठ, जो कि जयशंकर प्रसाद का है, आत्मकथ्य। इस आत्मकथ्य को शुरू करने का कवि का क्या उद्देश्य रहा होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हर एक पॉपुलर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको अपने बारे में लिखने की बड़ी इच्छा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बारे में नहीं लिख पाते हैं या वो नहीं चाहते कि उनके अनुभव या उनकी दुख या उनके सुख या उनकी पीड़ा या कुछ भी लोगों के सामने उजागर हो। वो एक कवि, एक लेखक, एक रचनाकार, एक इतिहासकार के रूप में ही रहना चाहते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं हम कवि जयशंकर प्रसाद की। काफी अच्छे कवि रहे हैं। आपको पता होगा कि ये छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक थे। छायावाद सन 1918 से 1938 तक चलने वाला एक आधुनिक काव्य धारा का हिस्सा था और इसके 4 प्रमुख कवि रहे हैं, जिसमें सबसे प्रथम है जयशंकर प्रसाद, फिर सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन कवियों में जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये काफी पॉपुलर रहे थे, काफी प्रसिद्ध हुए थे, इनके मित्रों ने इनको अपनी आत्मकथा लिखने के बारे में प्रेरित किया कि आप लिखिए। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनकी भावना थी कि उनके जीवन के जो सुखद दुखद अनुभव, उनके दुख, उनकी पीड़ा और ये सब कैसे वो उजागर करते लोगों के सामने, इनको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। वो मानते थे कि आपके सामान्य जीवन में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो आपके दुख से दुखी होते हैं और कुछ लोग आपके दुख से सुखी भी होते हैं।
तो जयशंकर प्रसाद ऐसे महान कवि थे, वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानकर अपनी दुख और अपनी पीड़ा लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे। बस यही पाठ का एक तरह से इस पूरे काव्यांश का या इस काव्य जो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत है उसका एक सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। जयशंकर प्रसाद, आपको पता है किन्हीं परिस्थितियों के कारण इनको अपनी जो शिक्षा थी वो अधूरी छोड़नी पड़ी थी। वो नहीं चाहते कि ऐसा एग्जाम्पल मैं लोगों के सामने पेश करूं या और भी जीवन में इनके अनेक दुखद अनुभव थे, मैं उनको पेश करूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे दृष्टांत या उदाहरण देकर सभी को समझाया है कि क्या ये प्रवृत्ति ठीक है या नहीं है। कुछ ऐसी उधेड़ बुन उनके मन में चल रही थी कि अपनी आत्मकथा लिखनी चाहिए, आत्मकथ्य, या फिर नहीं लिखना चाहिए। इसी उधेड़ बुन के बीच में उन्होंने कुछ पंक्तियां बैठे बैठे लिख दी थी और इस रचना को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, ये सबसे प्रथम पद है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियों को देखो कितनी आज घनी। देखो, सबसे पहला वाक्य जो है मधुप, मधुप का मतलब होता है भौरा, और इस भौरे को इन्होंने आशय किस रूप में दिया है, अर्थात मन। तो मन भी आपका गुनगुना कर रह जाता है, ठीक है ना। भौरे की क्या प्रवृत्ति होती है कि भौरा कभी इस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है, और जगह जगह फूल से रस चूस कर और अपनी जो अतृप्त प्यास है, जो कभी नहीं बुझने वाली प्यास है, उसको बुझाने का प्रयास करता रहता है। वहीं पर दूसरा, मुरझाकर गिर रही पत्तियां। देखो, मुरझाकर, आपको पता है कि एक पेड़ जो काफी अच्छे स्तर पर प्रफुल्लित होता है, पहले वो बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर पेड़ बनता है, उसमें नई नई पत्तियां आती है, कोमल पत्तियां आती है, और फिर वो पत्तियां, आपको पता है, धीरे 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 समय के साथ उनका एक सीजन आता है। मैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बताना चाहूंगा कि एक डेसिड्यूअस वर्ड आपने सुना होगा, यानी ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां वर्ष में एक दो बार झड़ जाती हैं। तो आपको पता है कि एक सीजन आता है जिसमें उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और झड़कर नीचे गिर जाती हैं। तो यहाँ पर जो मुरझाकर जो पत्तियां गिर रही हैं, इन पत्तियों का, इस पेड़ का इन्होंने मानव जीवन से कंपेयर किया, उससे तुलना की है। तो मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यानी कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार भौरा, और दूसरी पंक्ति में है मुरझाकर गिर रही पत्तियां अपनी कहानी कैसे कह सकती हैं, क्योंकि कई लोग हैं, यानी कवि अपने जीवन को दुखों से भरा हुआ बता रहा है। यानी ना तो भंवरे की प्यास कभी बुझ सकती है, इसी प्रकार उनका मन है, मन भी कभी तृप्त नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मुरझाकर गिर रही पत्तियां, या फिर ये जो शरीर है, ये मानव शरीर है, उसकी नश्वरता, यानी जो पत्तियां आई हैं वो गिरेगी, जिस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। तो वो कह रहे हैं कि इन दो उदाहरणों के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो भंवरा हो, मन हो, मुरझाकर गिर रही पत्तियां हो या शरीर हो, सबका अंत आना निश्चित है। और भौरे के उदाहरण के माध्यम से वो समझाना चाह रहे हैं कि मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है, कभी यहां कभी वहां डोलता रहता है। उनको पता है, वो जयशंकर प्रसाद अपने जीवन को एक सामान्य जीवन मानकर ये पंक्तियां कह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कि इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत किसको कहा है, आकाश को, जो नीला आकाश है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनेक लोगों के जीवन हुए हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं इनका कोई ना कोई इतिहास रहा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। और यह लोग यानी यह लोग, जितने भी लोग हैं, जितनी भी असंख्य जीवन इतिहास है, यदि वो अपने दुख की बीती, अपनी सुख की बीती किसी को भी बताने का प्रयास करते हैं, तो अपना व्यंग्य मलिन उपहास, मलिन यानी लोग इसका गंदा सा मजाक उड़ाते हैं। वो आपके सामने तो आपको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे उन्हीं बातों को लेकर दूसरों के सामने आपका उपहास करते रहते हैं, आपकी मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हूं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अब इन सब के बावजूद, ये चार पंक्तियों में समझाने के बावजूद, जो कवि है जयशंकर प्रसाद, वो अपने मित्रों से पूछता है कि इन सब के बावजूद तुम कहते हो कि अब भी मैं अपनी दुर्बलताएं कह डालूं। जब लोग दूसरों की दुर्बलताओं को देखकर मजाक उड़ाते हैं,
उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता यानी अपनी बीती, अपने ऊपर बीते हुए जो दुख है, अपनी पीड़ा है, अपना जो वेदनामयी जीवन है, उसको मैं कहूं? तुम भी सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुम इस पूरे वृत्तांत को सुनकर क्या तुम सुख पाओगे? हो सकता है कहीं ना कहीं जब मैं लिखने लगूंगा तो सच्चाई ही लिखूंगा। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं तुम लोगों का भी थोड़ी बहुत भूमिका हो, क्योंकि मैं प्रत्येक अंश को छूऊंगा, मैं हर एक चीज लिखने का प्रयास करूंगा। और जब तुम देखोगे इसकी तरफ तो ये गागर रीति यानी मेरा मन या मेरा जो जीवन है वो आपको रिक्त ही नजर आएगा। आपको इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके व्याख्या की तरफ। कवि कहता है कि गुंजन करते भंवरे और डालों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां जीवन की करुण कहानी ही सुना रहे हैं। उनका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। कहने का आशय है कि फूल से फूल पर भटकते भौरे की गुंजार क्या है, कभी न तृप्त होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कहानी सुना रही हैं। इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं। सबका अलग अलग इतिहास है, अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। इन्हें लिखने वालों ने स्वयं को ही व्यंग्य एवं उपहास का पात्र बनाया है, यानी आपने जो कुछ भी लिखा है तो लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसके बाद कवि मित्रों से पूछते हैं कि क्या यह सब देखकर भी वो चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकहानी लिखें? इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख प्राप्त होगा? अगर उन्होंने कुछ लिख भी दिया तो इस दुर्बलताओं से भरी हुई आत्मकथा को जो सुनकर या पढ़कर तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? इसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे पद की तरफ। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाली। यह विडंबना अरी सरलते, हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब जो अंतिम पंक्ति में मैंने आपको कहने का प्रयास किया था कि कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि हो सकता है कि इसमें तुम्हारा भी रोल हो या तुम्हारी भी भूमिका हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि इस जो जो मेरा गागर है उसको तुम रीति करने वाले कहीं तुम ही तो नहीं हो। क्योंकि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई लिखने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से सच्चाई ही लिखूंगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि जब मैं लिखने लगूं तो उसमें आपका भी नाम आ जाए कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुमने उस मेरी सुख रूपी गागर को खाली कर दिया। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले, तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को समझो कि कहीं मेरी आत्मकथा में आप लोगों की भूमिका तो नहीं है कि आपने ही मेरा रस यानी मेरा जीवन, मेरे सुखद क्षण, मेरी अच्छी परिस्थितियां आपने ही ले ली हो। यह विडंबना, अब ये मेरे सामने बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं आत्मकथा लिखूंगा और उसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और आप लोग ही मेरी हंसी उड़ाएंगे। यह विडंबना है मेरे सामने दुविधा है। अरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, कि आप मेरी हंसी उड़ाने लग जाओगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, यानी स्वाभाविक है मेरे जीवन में हो सकता है मेरी कुछ भूलें भी हो जिनको मैं आत्मकथा में लिखने का प्रयास करूंगा और कहूंगा कि ये मेरी भूल रही है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में, प्रवंचना का मतलब है यहाँ पर धोखा, यानी या तो अपनी भूले या फिर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे, इन चीजों को मैं कैसे दिखलाऊं, मेरे मन में बड़ी विडंबना है। इसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि मित्रों कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस शून्य खाली गगरी जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कहने का प्रतीकात्मक अर्थ है कि मेरे जीवन की खुशियों को चुराकर तुम अपनी खुशी समझना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की गागर बिल्कुल खाली है। आगे कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता अर्थात सरल हृदय की हंसी नहीं उड़वाना चाहते। अगर वो कुछ कहेंगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि वो अपने जीवन को सामान्य जीवन बोल रहे हैं और उनके सामान्य जीवन में कुछ सुखद परिस्थितियां, कुछ दुखद परिस्थितियां होंगी, तो जैसे भी आप उसको सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको हंसी आएगी। किसी किसी की आप
आप किसी की रील्स देखते हैं या किसी का यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि सब लोगों का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है, सब लोग अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। तो उसी चीज को कवि यहाँ समझा रहे हैं, जीवन का यथार्थ यही है कि जीवन सत्य अगर सबके सामने लाते हैं तो लोग सहानुभूति नहीं जताते वरन खिल्ली उड़ाते हैं। इसलिए कवि अपनी भूलें दिखाकर या बताकर तथा दूसरों का सत्य सामने नहीं लाना चाहते हैं। अब तीसरे पद की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदरतम वर्णन किया है उन्होंने यहाँ पर। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब आप बताइए, इन दो पंक्तियों से आपको क्या एहसास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो अपनी प्रियतमा के साथ या अपनी पत्नी के साथ ऐसे सुखद क्षण जो व्यतीत करता है, तो वो बता रहा है कि उज्जवल गाथा यानी सुखद क्षण, मेरे जीवन की जो सुख की अनुभूतियां, उनकी गाथा यानी उनकी कथा में आपके सामने कैसे कहूं, क्योंकि आपको पता है ये सारे एक व्यक्तिगत कारक होते हैं या व्यक्तिगत परिस्थितियां होती है जिनको जो कोई भी हो व्यक्ति, कवि क्या, कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता या उनके साथ वो बातें बताना नहीं चाहता। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, अब जब कवि अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो इस सुखद अनुभूति का भी वर्णन करेंगे। पिछले पद में कुछ दुखद अनुभूतियां थी, यहाँ पर सुखद अनुभूतियां हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि जब वो अपनी प्रियतमा के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे तो उन बातों को एक गाथा के रूप में, एक आत्मकथा के रूप में वो कैसे लिखें, क्योंकि ये काफी व्यक्तिगत चीजें होती है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वो सुख आखिर मुझे मिला ही कहाँ, वो बस वो खिलखिलाने तक ही सीमित था, कि वह सुख मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैं तो उसको सपने में देख रहा था, ऐसा सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा जीवन तो काफी दुखों से भरा हुआ है। आलिंगन में आते आते, आलिंगन यानी वो सुख मेरी बाहों में आते आते, मेरे नजदीक आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, और वो मुस्कुराकर मेरे यहाँ से चला गया। मैं उसका वर्ण नहीं कर पाया लंबे समय तक। व्याख्या है, कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी सबके सामने कैसे बताऊं। वे तो मेरे प्रेमिल जीवन की निजी अनुभूतियां हैं, क्योंकि उस काल में मैंने अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए उससे बातें की, उन बातों को मैं कैसे लिखूं, अर्थात उन्हें दूसरों को कैसे बताऊं, अर्थात उन भूली स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित भी नहीं करना चाहता। कवि कहते हैं कि मैंने जीवन में जो सुख के स्वप्न देखे थे, है ना, एक पंक्ति में, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, कि मैंने अपने जीवन में जो सुख के स्वप्न देखे थे वो कभी साकार नहीं हुए। सुख मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, और मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा रह गया। इस कारण कवि अपना आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहते। ये सारे वो कारण हैं जो वो अपने मित्रों को बता रहे हैं कि मैं इन इन कारणों से अपना आत्मकथ्य नहीं लिखना चाहता, जिससे उनकी वे सारी बातें सामने न आ पाए। अब इसके बाद इसका चौथा काव्यांश, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। जिसके अरुण कपोलों में, बस उसी पद को थोड़ा सा आगे लेते हुए कवि इन पंक्तियों में लिख रहे हैं कि उस प्रियतमा के अरुण, अरुण यानी लाल गाल, अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी मेरा वो जो सुखद जीवन था या सुखद अनुभूतियां थी जो मुझे थोड़े समय के लिए प्राप्त हुई थी, उनमें मेरी जो प्रियतमा है उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मैं विश्राम करता रहता था। यहां तक कि उसके लाल जो गाल थे वो इतने लाल थे, आपको पता है सूर्य अनुरागिनी उषा लेती थी, जब सूर्य सुबह सुबह उदित होता है तो चारों तरफ लालिमा छाई रहती है, वो अनुरागिनी उषा लेती थी, यानी सुबह उसकी वहीं से प्रारंभ होती हो, ऐसे लाल उसके कपोल थे, अरुण कपोल थे। निज सुहाग मधुमाया में, यानी इसमें कवि अपनी प्रियतमा की तारीफ करते हुए उसके लाल गालों को तुलना कर रहा है किससे, अनुरागनी उषा लेती थी, यानी सुबह की जो पहली किरण जो लालिमा चारों तरफ दर्शा जाती है उससे। अब
उसकी उस मधुर स्मृतियों को याद करते हुए कवि क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में, उसकी स्मृति पाथेय बनी, यानी जब भी मैं उसे याद करता हूं तो मेरे लिए रास्ते के भोजन के समान है। यानी मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, मुझ में एक नवीनता आ जाती है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। ये उस प्रकार पाथेय बनी है जब कोई राहगीर अपना रास्ता तय करने के बाद में अपने मार्ग पर बहुत लंबा चलने के बाद जब थक जाता है, तो उसे खाने के लिए जो कुछ नाश्ता या कलेवा या रास्ते के जो भोजन होता है, वो अगर दिया जाता है तो उसमें फिर से एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो आप लोगों ने या मेरे मित्र जो भी हैं, जयशंकर प्रसाद के जितने भी मित्र हैं, उन्होंने आत्मकथा लिखने का कहकर उनकी उन स्मृतियों को जागृत कर दिया है। वो चीज भी वो कह रहे हैं कि मुझे आत्मकथा में लिखनी पड़ेगी, है ना? लेकिन वो एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे एक नवीनता का संचार करती है, मुझे एक नवीन ऊर्जा देती है। लेकिन इसके अतिरिक्त सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? सीवन कहते हैं रजाई। तो रजाई के धागे अगर तुम उधेड़ दोगे, यानी मेरी जीवन की इन स्मृतियों को तुम जो निकाल रहे हो, उससे मेरा मन और ज्यादा व्यथित होगा। तुम्हें मेरी इस कंथा को सुनकर और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। क्यों तुम बार बार मेरे जीवन को उधेड़ने का प्रयास कर रहे हो? अब इससे आगे हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि हम क्षितिज के पाठ्य पुस्तिका के पद्य संस्करण में इस तीसरे अध्याय पर हैं और ये बहुत ही अच्छी यात्रा हमारी चल रही है। मुझे आप लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे रोज रूबरू होने का। आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ परेशानियां हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। अब इसी की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि स्मरण कर कहता है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल, यानी लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी उसकी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से उधार लिया करती थी। यानी अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। सुहाग का मतलब होता है सुगंध, कि वो लालिमा और सुगंध उसी से उधार लिया करती थी। कहने का भाव यह है कि मेरी प्रिया के लाल लाल कपोल उषा कालीन लालिमा से भी सुंदर थे। जो कोई किसी से उधार कब लेगा? जब उसके पास ज्यादा होगा। तो कवि की प्रियतमा के पास इतनी लालिमा थी कि आप सोचिए प्रकृति उससे उधार लेती थी। बताइए कितना सुंदर वर्णन करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि आज उसी प्रेमिका की स्मृतियां मुझ जैसे थके पथिक के लिए संबल बनी हुई हैं। यानी मैं कभी थक जाता हूं अपनी जीवन यात्रा में, तो उन स्मृतियों को याद करके मैं वापस थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता हूँ, थोड़ा नवीन हो जाता हूँ, थोड़ी अच्छी ऊर्जा का संचार हो जाता है और उसी संबल के सहारे मैं जीवन रूपी रास्ते पर चल रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हे मित्र, क्या तुम मेरी उन मधुर यादों की गूदड़ी को उधेड़ उधेड़ कर उसके भीतर झांकना चाहोगे? गोदड़ी यानी रजाई या कोई भी ऐसा वस्त्र बड़ा जिससे आप अपना शरीर ओढ़ सके, है ना? उसके भीतर झांकना चाहते हो, अर्थात तुम मेरी वेदनामयी स्मृतियों को जगाकर देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। इसलिए कवि नहीं चाहते कि वे आत्मकथा लिखकर अपनी वेदनामय स्थिति सबके सामने लाएं। अब कवि अपने जीवन को बहुत सामान्य और छोटा सा और नश्वर समझकर आपके सामने ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे छोटे से सामान्य से कवि के जीवन की मैं इतनी बड़ी कथाएं कैसे कह सकता हूं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मेरी आत्मकथा कहने के बजाय मैं चुप रहूं और दूसरों की कथाएं सुनता रहूं, दूसरों के जो वक्तव्य हैं उनको सुनता रहूं, दूसरों की कथाएं गाथाएं सुनता रहूं, ज्यादा अच्छा है। आप मेरी सुनोगे तो मेरा जीवन तो बहुत सामान्य है, मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं। सुनकर तुम क्या भला करोगे? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? कि अगर तुमने मेरी आत्मकथा सुन भी ली तो वो बहुत ही भोली आत्मकथा है। इसको सुनकर तुम क्या करोगे? तुम्हें इससे क्या लाभ है? तुम तो अगर अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहूंगा या मैं आपको सुनाना चाहूंगा तो मेरा मन ही व्यथित होगा, क्योंकि मैं पिछले सुख की स्मृतियों और दुख की स्मृतियों दोनों को याद करके मेरा मन व्यथित नहीं करना चाहता।
अभी समय भी नहीं, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, कि अभी इसका अनुकूल समय भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रत्येक पद में, प्रत्येक 4-4 पंक्तियों के जो पद है, इसमें कवि ने कहने का प्रयास किया है, वो सारे कारण बताए हैं इन पंक्तियों में। वो कारण ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो अपने मित्रों के आग्रह पर पंक्तियां, जो अपनी आत्मकथा है उसको नहीं लिखना चाहते, उसके उन्होंने कारण सुझाए हैं। सुनकर तुम क्या भला करोगे। अब कवि अपने मित्रों से कह रहा है कि तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे। मेरी आत्मकथा तो बहुत भोली भाली है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई मेरी मौन व्यथा, कि अभी इसका अनुकूल समय भी नहीं है और मेरी व्यथा काफी मौन है और व्यथित है। मतलब मैं काफी दुखी हूं, मैं काफी मौन हूं, इसलिए मेरी इस मौन व्यथा को आप रहने ही दीजिए, ना सुने तो ज्यादा अच्छा है। अब इसकी व्याख्या, कवि कहता है कि मेरे इस छोटे से सामान्य जीवन में अनेक घटनाएं घटी हैं। मैं आज उन घटनाओं की बड़ी बड़ी कहानियां कैसे कह सकता हूँ, अर्थात कैसे लिख सकता हूँ अपनी आत्मकथा में। इससे तो अच्छा मेरे लिए यही है कि मैं अपने बारे में चुप रहकर दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। कवि अपने मित्रों से कहता है कि तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम की कोई भी बात नहीं है और अभी मैंने कोई महानता प्राप्त नहीं की, यानी अभी कोई अनुकूल समय नहीं है, महानता भी प्राप्त नहीं की है। मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं जिसके बारे में मैं अपने अनुभव लिखूं। इसके साथ ही एक बात और भी है कि इस काल में मैंने जीवन के सारे दुख दर्द और व्यथाएं जो है वो सारी शांत हैं, इनको शांति रहने दो। अगर मैंने आत्मकथा लिखनी शुरू कर दी तो सारी चीजें उजागर हो जाएंगी, इसलिए मैं उन व्यथित करने वाली स्मृतियों एवं व्यथा वेदनाओं को फिर से जगा दूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाली स्मृतियों को फिर से जगा दूं। साथियों, तो ये था प्रज्ञान एकेडमी पर एक जयशंकर प्रसाद का पाठ जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस पाठ में हमने कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिनमें ये है कि कवि जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अनेक भाषाओं के अच्छे लेखक थे। इनकी बहुत सारी कहानियां, ये एक इतिहास गद्यकार थे, नाटककार थे और अनेक गद्य की और पद्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और एक बहुत ही सशक्त कवि बनकर और लेखक बनकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे आप तैयार रहिएगा छायावाद के एक और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही है कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।